तो कुछ दिनों पहले सीबीएसई ने अपना सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है एंड आई होप यू मस्ट हैव एनालाइज्ड इट। तो जब मैं एनालाइज कर रहा था मेरी भी नज़रें कुछ ऐसे सवालों पे गई जिनको देख के ऑफकोर्स आप भी घबरा गए होंगे। एंड ये जो सवाल थे ये सीबीएसई के लिए बहुत नए थे क्योंकि पहले ये सवाल पूछता भी था सीबीएसई तो कम पूछता था, इस पर नंबर्स बहुत ज़्यादा थे एंड अक्रॉस द सब्जेक्ट्स ऐसे सवाल पूछे गए हैं। इस नए सवालों को सीबीएसई ने नाम दिया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का। और इस वीडियो में मैं इसी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की गुत्थी को सुलझाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं एंड इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ 3 स्टेप प्रोसेस जिससे आप किसी भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इफ यू आर ए स्टेट बोर्ड स्टूडेंट एंड अगर आप इस वीडियो को स्किप करने की सोच रहे हो, प्लीज डोंट डू इट, क्योंकि ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही आपको कॉलेजेस में और कमीशन बेस्ड एग्जाम में पूछते हैं। तो दिस टेक्निक एंड दिस वीडियो विल बी वर्थ इट फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बाय नोइंग फर्स्ट कि आखिर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या है। सो व्हाट इज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन? देखो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन निकलता है कॉम्पिटेंस से एंड कॉम्पिटेंस का मतलब होता है आपकी कैपेबिलिटी। इन सवालों के जरिए बोर्ड आपसे बेसिकली ये जानना चाहता है कि आपने चैप्टर को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है। ये 4 टाइप के हो सकते हैं। पहला कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है पजल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपके सामने एक पजल डाला जाता है कुछ इस तरीके से और आपको उस पजल के बेसिस पे सवालों को सॉल्व करना पड़ता है। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। जैसे इसमें एक ऑब्जेक्टिव सवाल है जिसमें थॉमस माल्थस की थ्योरी को कोट किया गया है, व्हाइल पॉपुलेशन राइजेस इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैन ओनली ग्रो इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये स्टेटमेंट एकदम फैक्चुअली करेक्ट है। आपसे सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई इनमें 4 हमने एक्सप्रेशन दिए हैं, इस एक्सप्रेशन में से कौन सेट ऑफ नंबर्स हमारे इस थ्योरी में जो ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेंशन्ड है उसको सही करार देता है। मतलब इसमें 4 सेट ऑफ नंबर है, 2 4 8 16, 2 4 6 8 और ऐसे करके 4 आपके पास है। इसमें से जिसमें पहले में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और दूसरे में एपी फॉलो हो रहा है, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पहले में जीपी फॉलो होना चाहिए क्योंकि पहले में जीपी का जिक्र है इस स्टेटमेंट में, और दूसरे सेट में एपी फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे सेट में जीपी और पहले में एपी हो रहा है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ पजल। यहाँ पे आपसे थॉमस माल्थस की थ्योरी नहीं पूछी जा रही, उसके बेसिस पे जो एपी और जीपी का कॉन्सेप्ट है जो कि बोर्ड एज्यूम कर रहा है कि आपने 10th में पढ़ रखा है क्योंकि एपी जीपी पढ़ाते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको जवाब देना है। सो दैट इज अ कैटेगरी। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है डेटा बेस्ड क्वेश्चन की, जिसमें आपके सामने कोई डेटा चार्ट या ग्राफ दिया जाता है और उसके बेसिस पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। ये जनरली सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं क्योंकि पोल साइंस और हिस्ट्री में डेटा वगैरह का उतना स्कोप नहीं होता। सो इस सोशो के सैम्पल पेपर में भी हमारे पास एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें अलग अलग डिकेड्स में जिस तरीके से लिटरेसी ग्रो हुई है वो दिखाया गया। हालांकि इसमें डेटा से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा गया, इनडायरेक्ट पूछा गया। जैसे अगर आप दोनों सवालों को देखेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लिटरेसी रेट को कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, और दूसरा है कि लिटरेसी रेट कैसे इनइक्वालिटीज कॉज कर सकता है अलग अलग रीजंस में। मैं अगर चाहूँ तो इस डेटा के बेसिस पे भी सवाल पूछ सकता हूँ कि क्या आप कंपेयर करके बताइए 1991 के बाद के दशक को और 1991 के पीछे के दशक के लिटरेसी ग्रोथ को, और हो सकता है तो उसके बाद के रीजंस आप बताइए। इट कैन बी डन। अगर ये लिटरेसी के केस में नहीं हो सकता तो पॉपुलेशन के केस में हो सकता है कि 1920 के बाद जो डिकेडल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है वो पिछले डिकेड्स में क्यों नहीं हो रही थी, पिछले डिकेड्स में नेगेटिवली क्यों पॉपुलेशन ग्रो हो रहा था, मतलब कम क्यों हो रहा था, उसको आप कंपेयर करिए। तो इस टाइप के कॉम्पेरेटिव स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डेटा बेस्ड क्वेश्चन से बन सकते हैं। सो फॉर दैट यू नीड टू हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डेटास एंड ग्राफ्स। तो अगर आप इन्हें इग्नोर करते थे, प्लीज डोंट डू दैट। तीसरी कैटेगरी है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की। ये हर सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं। इसमें आपके सामने एक कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेटमेंट दिया जाता है और उसे आपको जस्टिफाई एग्जामिन या कभी कभी क्रिटिकली एग्जामिन करने को कहते हैं। जैसे कि 21वें सवाल में आएंगे तो पहला जो हिस्सा है ए, उसमें एक सवाल है सोवियत यूनियंस डिसइंटीग्रेशन वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेनी फैक्टर्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इन सवालों में जब आप सॉल्व करते हैं तो एक चीज आपको करनी ही करनी है, आपको पूरा सवाल पढ़ना है। केवल कीवर्ड के बेसिस पे आपको सवाल को सॉल्व नहीं करना है। ऐसे में आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हो जिसको जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है तब देखेंगे। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। और उसके बाद जो चौथी कैटेगरी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की वो होती है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि अगेन सोशियोलॉजी और पोल साइंस पे आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये सवाल आप देखिए, 16वां सवाल, डिड द प्रेवलेंस ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया अफेक्ट द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, एक्सप्रेस और ओपिनियन। इसमें आपसे अपना ओपिनियन पूछते हैं एंड दिस इज बाय फार फॉर मी
इज अ वेलकमिंग स्टेप, क्योंकि अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए, चाहे वो टेक्स्ट का कंटेंट हो या दुनिया में हो रही घटनाएं। सो दिस इज हाउ अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड। अब चलते हैं कि इन सारे सवालों को फिर चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो कैसे सॉल्व किया जाता है। और इसमें भी खास करके जो लास्ट की 2 कैटेगरी है वो तो बहुत ज्यादा सरदर्द है कि भाई इन स्टेटमेंट को कैसे डिकोड करें और अप्रोप्रिएट आंसर कैसे लिखें। सो लेट्स मूव ऑन टू द 3 स्टेप प्रोसेस, जिससे आप किसी भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। सो बिफोर वी स्टार्ट द 3 स्टेप प्रोसेस, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हमारी वीडियोस आपको हाफ ईयरली में ही नहीं बल्कि थ्रू आउट द बोर्ड्स एंड सीयूईटी मदद करती रहेगी। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू सब्सक्राइब एंड दिस इज द प्लेस टू बी। सबसे पहला जो स्टेप आता है इस 3 स्टेप प्रोसेस में, दैट इज टू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ऐसे सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इम्प्लिसिट या कुछ ना कुछ छिपा हुआ मतलब होता है, पहले आपको उसे पता करना होता है। जैसे अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि सोवियत यूनियंस डिसइंटीग्रेशन वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेनी फैक्टर्स एंड जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसमें आपको केवल स्टेटमेंट को ऊपर से नहीं पढ़ना है बल्कि पूरा केयरफुली पढ़ना है। अगर आप ऊपरी तौर पे पढ़ेंगे और ये कंक्लूड कर लेंगे कि इसमें सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंस को बताना है, तो दिस इज रॉन्ग। इसमें कॉन्सिक्वेंस नहीं बताने, आप इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़िए। क्या पूछा जा रहा है कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, दैट वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेनी डिफरेंट फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स क्या है वो आपको जस्टिफाई करना है। सो यू हैव टू बेसिकली टेल द रीजंस बिहाइंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, नॉट द कॉन्सिक्वेंसेस। इसीलिए मैंने कहा था कि केयरफुली आप पढ़ेंगे, और इसका हिडन मतलब क्या है कि आपको इन डिफरेंट फैक्टर्स का जिनका परिणाम हुआ सोवियत यूनियन का विखंडन या डिसइंटीग्रेशन, उन फैक्टर्स को बताना है। जब हमने हिडन मतलब पता कर लिया किसी भी सवाल का, तो हमें पता चलता है कि हर ऐसे मुश्किल सवाल के पीछे कोई ना कोई आसान सवाल होता है, एंड दिस इज हाउ बोर्ड्स आर गोइंग टू ट्रिक यू। तो इन सवालों को हम, इन मुश्किल सवालों को हम आसान सवालों में तब्दील कर सकते हैं। एंड देयर कम्स द सेकंड स्टेप कि जब आपने ऐसे मुश्किल सवालों को पढ़ लिया और हिडन मतलब पता कर लिया, देन यू हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। इस मुश्किल सवाल को मैं एक लाइन में ऐसे लिख सकता हूँ, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन इस सवाल का हो गया। अब मुझे केवल रीजंस लिस्ट डाउन करने हैं। देन द थर्ड स्टेप इज टू सॉल्व इट। तो इस 3 स्टेप से पहले आपको केयरफुली स्टेटमेंट और जो भी सवाल है वो पढ़ के उसके अंदर का मतलब पता करना है। देन इन द सेकंड स्टेप यू हैव टू सिंप्लीफाई दैट क्वेश्चन इन द सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन, एंड उसके बाद आप उसको सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। सो दिस इज फ्रॉम हिस्ट्री। इसमें आप 30वें क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेटमेंट है और क्या पूछा जा रहा है बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि भाई क्या सिग्निफिकेंस है, क्या पूछ रहा है। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे केयरफुली तो पता चलेगा कि इसमें कहना है कि विजयनगर जो एम्पायर की स्थापना हुई थी वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट स्थान रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो इट इज इंपॉर्टेंट। जैसे जब मैं कहता हूँ कि विराट कोहली इस जनरेशन के सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही वुड हैव सम काइंड ऑफ अचीवमेंट्स, तभी तो कहा जाता है। और वो अचीवमेंट किसी और कंडीशन में होंगे तभी वो कहा गया है। यहाँ जब कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर बाय फार कूट है या गॉड ऑफ द क्रिकेट, क्यों? क्योंकि न केवल उन्होंने रन्स बनाए हैं बल्कि उन्होंने उस कंडीशन पे रन बनाया जहाँ पे बहुत मुश्किल था। उस टाइम में बाउंड्रीज बड़ी होती थी, पावर प्ले जो है वो कम मिलते थे बैटर्स को। तो इसी तरीके से यहाँ पे विजयनगर एम्पायर की इंपॉर्टेंस को अगर आपको बताना है तो यू हैव टू मेंशन 2 थिंग्स। और ऑब्वियसली 8 मार्कर है तो आपको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। एंड कैसे लिखना है 8 मार्कर, 4 मार्कर कैसे लिखते हैं, इसको लेके अगर आप एक आंसर राइटिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहते हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर इस वीडियो पे 100 से ज्यादा लाइक्स होंगे, आई विल डेफिनेटली मेक अ प्लेलिस्ट। तो इसमें आपको 2 चीजें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो विजयनगर एम्पायर का अचीवमेंट, जिसमें उनके पॉलिटिकल एक्सपेंशन हो सकते हैं, रिलीजियस अचीवमेंट हो सकते हैं, आर्ट एंड लिटरेचर में जो उन्होंने प्रोग्रेस की वो, और जिस कंडीशन में उन्होंने प्रोग्रेस किया, जो उनकी डिफिकल्ट ज्योग्राफी थी, वो जो उनके कोऑपरेटिव नेबर्स थे, जैसे वो दिक्का सुल्तान्स हो गए या आपके गजपति रूलर्स हो गए, या जो डाइवर्सिटी उन्होंने मैनेज की, या जो रेबेलियस नाइकास थे, इन सबको मैनेज करके चलना, दीज आर द कंडीशन। तो आपको वो डिफिकल्ट कंडीशन भी बताना है और उसके साथ साथ वो अचीवमेंट्स भी बतानी है जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने अचीव की। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी अटेम्प्टेड। तो इसी तरीके से आपको किसी भी सवाल का पहले हिडन मतलब पता करना है, देन यू हैव टू सिंप्लीफाई दैट इनटू सिंपल क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सवाल ऐसा हो सकता है कि एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज या चैलेंजेस एंड द अचीवमेंट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, दैट्स ऑल। आपको एक हिस्से में चैलेंजेस बताने हैं, वो आपका 3-4 नंबर का हो जाएगा, और दूसरे हिस्से में आपको अचीवमेंट्स बताने हैं। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व एनी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ये जो सिंप्लीफाई करने का हुनर है ये आपका विद द ट्रेनिंग है। ऐसा नहीं कि आपने तुरंत कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट देखा और तुरंत उसको सिंप्लीफाई कर दिया, दैट विल कम आउट विद द ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग के लिए मैंने एक वर्कशीट तैयार की है जिसमें ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और उनको आपको सिंप्लीफाई करना है इन द सिंपलेस्ट वर्जन।
और अगले पेज में वो आंसर्स भी हैं, वो सिंप्लीफाइड वर्जन भी है। तो आपको क्या करना है, वो वर्कशीट करनी है डाउनलोड, गो टू द ऐप, वहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना और उसमें BL निंजा मटेरियल होगा, उसमें एक मिसलेनियस का फोल्डर होगा क्लास 11th और 12th के नीचे, उसमें ये वर्कशीट अपलोडेड है, वहाँ से डाउनलोड करो और सिंपलेस्ट वर्जन को देखे बिना मुश्किल सवालों को अपने तरीके से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो और फिर उसके बाद हमारे सिंप्लीफाइड वर्जन से बनाना। दिस इज हाउ यू विल बी ट्रेन टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि एक बार आपने एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना सीख लिया, यू विल सॉल्व इट, क्योंकि सवाल वही है, बस अलग ढंग से पूछे गए, इसलिए डर लगता है। नाउ कमिंग टू द ग्राफ्स एंड द डिफिकल्ट MCQs, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग डीप होनी चाहिए। आप ग्राफ्स इग्नोर ना करें, पाई चार्ट्स इग्नोर ना करें, हर एक टॉपिक पे आपका जोर हो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करो, जिसमें हम किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते, फ्रॉम एनी ग्राफ्स टू एनी बॉक्सेस, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड, चाहे वो हिस्ट्री की बात हो, पॉलिटी की बात हो, सोशल की बात हो या इकोनॉमिक्स की बात हो। डिटेल्स ऑफ आवर बैचेस आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, कॉल ऑन दिस नंबर। So that's all in the competency based question. Make sure to download the worksheet. And अगर आपको आंसर राइटिंग की प्लेलिस्ट चाहिए, tell me in the comment section. Me Sudhanshu signing off and see you in the next video.